ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आखिरकार फाइनली हम विंचेंजो का रिव्यू करने जा रहे हैं। कितना लंबा समय हो गया है ना, करीब 3 या 4 महीने पहले मैंने आप सबसे कहा था कि भाई मैंने विंचेंजो को देखना शुरू किया है। और तब से लेकर के आज तक आप में से कई सारे मित्रों ने मुझसे बार बार पूछा कि विंचेंजो का रिव्यू क्यों नहीं किया। पर अब मैं क्या बताता, बताइए। इतनी बड़ी सीरीज है, सवा सवा घंटे के 20 एपिसोड्स है। मतलब लगभग 20 फिल्में देखने जैसा हम इसको कह सकते हैं। आजकल की फिल्में भी 1.5 से 1.5 घंटे की होती है। तो इतनी लंबी सीरीज को एक साथ में बैठकर कंप्लीट करना तो भाई पॉसिबल नहीं था। तो पिछले 3-4 महीनों से मैं थोड़ा करके इसे कंप्लीट करने का प्रयास कर रहा था। और कल रात को जाकर आखिरकार मैंने इसे कंप्लीट किया। और कल रात को तो मैंने ठान ही लिया था कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, इसे कंप्लीट किए बगैर अब मैं उठूंगा नहीं। और तो कल रात को काफ़ी देर रात तक जग कर मैंने इसे कंप्लीट किया। चलिए, कुछ भी हो, फाइनली अभी हम विंचेंजो का रिव्यू करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसकी बेसिक कहानी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो विंचेंजो विंचेंजो कसानो ये एक इटालियन माफिया है। 8 साल की आयु में उसे एक इटालियन फैमिली के द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया था। उसके बाद में एक डॉन ने उसको अपना बेटा मान लिया। और फिर वो लॉयर बन जाता है, उस माफिया का सलाहकार बन जाता है। फिर जब उस डॉन की मृत्यु हो जाती है, जो उसको विंचेंजो को अपना बेटा मानते थे, उनकी मृत्यु के बाद में विंचेंजो पर वहाँ पर जानलेवा हमला होता है। फिर विंचेंजो साउथ कोरिया में आ जाता है। वहाँ पर एक चाइनीज़ माफिया या चाइनीज़ क्रिमिनल जो भी था, वो चाइनीज़ डॉन, उसके 1.5 टन सोने को साउथ कोरिया में ग्योंगा प्लाजा के नीचे एक तहखाना जैसा उन्होंने बनाया हुआ है, तिजोरी, उसमें 1.5 टन सोने को उन्होंने वहाँ पर छुपाया हुआ है। तो विंचेंजो साउथ कोरिया आता है और उसे अभी उस ग्योंगा प्लाजा से इस 1.5 टन सोने को रिकवर करना है। पर साउथ कोरिया की एक एविल कॉरपोरेट कंपनी बाबेल ग्रुप ने उस प्लाजा पर इलीगल तरीके से अपना कब्जा जमाया हुआ है। अब विंचेंजो खुद एक लॉयर है, तो उसे अपने स्किल्स का यूज़ करके, साथ में माफिया भी है, तो उसे अपने स्किल्स का यूज़ करके इस बिल्डिंग की ओनरशिप को फिर से प्राप्त करना है और उस सोने को रिकवर करना है। इस बिल्डिंग में कई सारे किराएदार भी रहते हैं वहाँ पर, वो कैरेक्टर्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। और एक जयपुरा की लॉ फर्म है, वो इस बिल्डिंग में रहने वाले किराएदारों का केस लड़ रही थी बाबेल ग्रुप के विरुद्ध। तो जयपुरा की लॉ फर्म के जो लॉयर है, वो काफ़ी ईमानदार होते हैं, अपने उसूलों के पक्के होते हैं, गलत मार्ग का कभी भी वो यूज़ नहीं करते। और वे बाबेल ग्रुप के विरुद्ध इतने वर्षों से लगातार लड़ते आ रहे थे, उनके काले कारनामों के विरुद्ध। पर उन लॉयर की जो बेटी है, वो बाबेल ग्रुप के वुसांग लॉ फर्म में काम करती है। मतलब वो बाबेल ग्रुप के साथ में है। पर बाद में जयपुरा की लॉ फर्म के लॉयर की हत्या हो जाती है। फिर उनकी बेटी को अपनी गलती समझ में आती है और वो फिर से अपने पिता की जयपुरा की लॉ फर्म को ज्वाइन करती है। अब विंचेंजो और उस लॉयर की वो बेटी, जिसका नाम है हुंग चायंग, तो हुंग चायंग और विंचेंजो, इन दोनों को मिलकर अभी बाबेल ग्रुप के विरुद्ध लड़ना है, अपनी बिल्डिंग को प्राप्त करना है और विंचेंजो को सोना रिकवर करना है। तो ये कुल मिलाकर सीरीज की बेसिक कहानी है। अब यहाँ पर देखिए, सीरीज में जो कॉरपोरेट कंपनी है बाबेल ग्रुप, उसको इतना शक्तिशाली दिखाया है कि उसने एक प्रकार से पूरे साउथ कोरिया को अपना गुलाम बना लिया है। चाहे शासन हो, प्रशासन हो, न्याय व्यवस्था हो, पुलिस हो, मीडिया हो, कुछ भी हो, सबको उन्होंने अपना गुलाम बना लिया है। और अपने काले कारनामों के द्वारा, अपराधों के द्वारा, भ्रष्टाचार के द्वारा वो जो चाहे, जो मन में आए वो कर सकते हैं। और गरीबों पर अत्याचार करना, अपने कर्मचारियों पर अत्याचार करना, इस प्रकार के काम बाबेल ग्रुप काफ़ी लंबे समय से, ड्रग्स को बढ़ावा देना वगैरह, ये काम बाबेल ग्रुप काफ़ी लंबे समय से करता आ रहा है। अब दूसरी तरफ ये विंचेंजो एक इटालियन माफिया है, वो खुद एक क्रिमिनल है। और सीरीज़ ये बताने का प्रयास करती है कि जो जयपुरा की लॉ फर्म के लॉयर थे, वो कभी भी गलत मार्ग का यूज़ नहीं करते थे। अपने न्याय व्यवस्था के अनुसार, जो देश का संविधान है, कानून है, उसके अनुसार चलकर ही वो न्याय प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे, पर उनकी हत्या हो जाती है। अब इसके बाद में सीरीज़ ये दिखाने का प्रयास करती है कि ये ऐसे जो एविल कॉरपोरेट कंपनी होती है, जो सिस्टम होता है, जो गवर्नमेंट होती है, जो प्रशासन, पुलिस, मीडिया आदि होती है, उनके विरुद्ध न्याय के मार्ग से कभी भी नहीं न्याय के मार्ग पर चलकर कभी भी न्याय प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको हिंसा करनी ही पड़ेगी। तो ऐसे सिस्टम के विरुद्ध मीडिया, प्रशासन, पुलिस, गवर्नमेंट, इस बाबेल ग्रुप के विरुद्ध अगर लड़ना है तो आपको हिंसा का सहारा ही लेना पड़ेगा। और सीरीज में कई बार इस बात को उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया है। कई सारे ऐसे सिचुएशंस को सीरीज में दिखाया है कि जो विंचेंजो और जो हुंग चायंग है, वो भी पहले
कानून के न्याय के मार्ग से ही, सही मार्ग से चलकर ही न्याय प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे, पर वो नहीं कर पाते हैं और इसके बाद में उन्हें ना चाहते हुए भी हिंसा का सहारा लेना पड़ता है। तो एक सो कॉल्ड रिवोल्यूशन, क्रांति, रेजिस्टेंस वो लाने का प्रयास कर रहे हैं साउथ कोरिया में। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि सीरीज कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर आधारित है और सीरीज इस बात को छुपाती भी नहीं है। सीरीज खुलकर ये दिखाती भी है कि भाई हाँ, वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं। चे गुवेरा जैसे हत्यारे का नाम तक सीरीज में उन्होंने लिया हुआ है। मतलब चे गुवेरा जैसे आदमी का नाम अगर सीरीज ले रही है और सीरीज में कई बार ऐसे रेजिस्टेंस की वगैरह वगैरह बातें भी जगह जगह पर उन्होंने की हुई है। एक क्रांति वो लाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे साउथ कोरिया में सिस्टम, देश, गवर्नमेंट और मीडिया, पुलिस, प्रशासन और एविल कॉर्पोरेट, इनके विरुद्ध लड़कर इस प्रकार का चित्रण उन्होंने यहाँ पर किया है। और दोस्तों, इस सीरीज की मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात क्या लगी पता है? कि ये सीरीज कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर आधारित होते हुए भी ये बहुत बहुत ज़्यादा फनी थी। जो बातें एक दूसरे से एक प्रकार से एग्जैक्टली अपोजिट है, क्योंकि देखिए कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर आधारित जो कंटेंट होता है वो ज़्यादातर आप देख लीजिए वो डार्क होता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट ही एक प्रकार से मतलब अपने ही देश, सिस्टम, मीडिया, एक एविल कॉर्पोरेट, उनके विरुद्ध हिंसा वगैरह, इस प्रकार का सब्जेक्ट ही उनका होता है, तो डार्क होता है। पर इसी सब्जेक्ट पर इतने इंटरेस्टिंग वे में, इतने फनी वे में भी कंटेंट बनाया जा सकता है, ये विंचेंजो को देखकर हमें पता चलता है कि भाई हाँ, इस सब्जेक्ट पर भी इतने फनी वे में कंटेंट बनाया जा सकता है। और सच में जो बेसिक आइडियोलॉजी थी वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इलॉजिकल थी और मैं उसके साथ एग्री भी नहीं कर रहा था, क्योंकि देखिए बाबेल ग्रुप किसी एक कॉरपोरेट कंपनी को इतना ज़्यादा पावरफुल दिखाना कि वो कुछ भी करते जा रहे हैं, ये किसी पैरेलल यूनिवर्स में भी पॉसिबल नहीं है। वो जो काम करते जा रहे थे, जिस प्रकार से करते जा रहे थे, ऐसा अगर कोई कंपनी को चलाए ना, महीना भर क्या, वो एक दिन भी कंपनी ना चल पाए, तो ये किसी पैरेलल यूनिवर्स में भी पॉसिबल नहीं है। पर जो कुछ भी हो, उन्होंने जो ये काल्पनिक दुनिया, काल्पनिक समाज का चित्रण जो जिस प्रकार से भी किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने इस कहानी को हमारे सामने रखा है, जिसमें हम इस कहानी के साथ बने रहते हैं, कैरेक्टर्स के साथ बने रहते हैं और कैरेक्टर्स को बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने यहाँ पर डेवलप भी किया है। और ये इस कारण से पॉसिबल हुआ कि भले ही सीरीज कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर आधारित हो, पर यहाँ पर जो ह्यूमन इमोशंस हैं, जो मानवीय भावनाएं हैं, उनका सम्मान किया गया है, फैमिली वैल्यूज़ का सम्मान किया गया है, जो कोरियन कल्चर है साउथ कोरियन, उसका भी उन्होंने यहाँ पर सम्मान किया है। और इस कारण से कहानी में हमारा इंटरेस्ट शुरुआत से आखिर तक बना रहता है। यानी सीरीज में हमें कोई ज़बरदस्ती का वोक कल्चर हमें दिखाई नहीं देता, ज़बरदस्ती का वोकिज्म हमें दिखाई नहीं देता। अभी भी इसमें फैमिली वैल्यूज़ का सम्मान किया गया था। विंचेंजो और उसकी माँ के बीच का जो प्रेम दिखाया है, या फिर जेपुरा की लॉ फर्म के जो लॉयर है, उनकी बेटी है, उन दोनों के बीच का जो प्रेम जिस प्रकार से उन्होंने दिखाया है, जो उनकी जो बेटी थी वो पहले कैसे पिता की बात नहीं मानती थी, कैसे एक उच्छृंखलता से जीवन जी रही थी, पर बाद में कैसे उसे अपने पिता का महत्व पता चलता है। इस प्रकार से कई सारे अलग अलग कैरेक्टर्स के माध्यम से उन्होंने फैमिली वैल्यूज़ का भी यहाँ पर महत्व बताया है। ह्यूमन इमोशंस को इसके डायरेक्टर ने बहुत बढ़िया तरीके से सीरीज में दिखाया है और इस कारण से कई सारी बातें बिल्कुल इलॉजिकल थी, जिनके साथ मैं बिल्कुल भी एग्री भी नहीं कर रहा था, पर फिर भी इसके इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स के कारण मैं सीरीज में मेरा इंटरेस्ट शुरुआत से आखिर तक बना रहा और मुझे ये सीरीज पसंद आई। इस पूरी सीरीज में सबसे ज़्यादा हेट अगर हम किसी कैरेक्टर से करते हैं तो वो है मिस चोई, जो पहले एक प्रोसिक्यूटर थी, पर वो छोड़कर वो बाद में उसांग लॉ फर्म को ज्वाइन करती है और वहाँ पर वो भी सीनियर पार्टनर है। और उस कैरेक्टर से सच में हम अंदर से बहुत बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, जो कुछ भी वो करती है। और इस कारण से सीरीज़ के एंडिंग में जिस प्रकार से उसकी मृत्यु होती है ना, वो देखकर भी उसके प्रति हमारे मन में बिल्कुल भी कोई सिंपैथी नहीं बन पाती है। और इसके अपोजिट जिस कैरेक्टर के प्रति हमारे मन में सबसे ज़्यादा जिसके लिए हम सबसे ज़्यादा भावुक होते हैं वो है जंग हनसेओ, जुनवू का छोटा भाई, सौतेला भाई। पहले उससे भी मैं थोड़ा सा हेट करने लगा था, पर बाद में वो कैरेक्टर भी मतलब इमोशनल कर देता है हमें सीरीज़ के एंडिंग में। बाकी विंचेंजो कासानो का कैरेक्टर तो इंटरेस्टिंग था ही। इसके अलावा जुनवू, बाबेल ग्रुप का ओनर, उसको मैंने सच में पहले गेस नहीं किया था। जिस प्रकार से शुरुआत में वो होता है, बाद में जो वो बन जाता है, शुरुआत में मैंने बिल्कुल भी उसे गेस नहीं किया था। इसके अलावा जो एक्ट्रेस थी जिसने हंग चायोंग का कैरेक्टर प्ले किया है, शुरुआत में उसकी एक्टिंग बहुत बहुत ज़्यादा ओवर लग रही थी। बस ओवर एक्टिंग यही बार बार मन में आ रहा था शुरुआत के कुछ एपिसोड्स देखते हुए, पर बाद में शायद एक प्रकार से
आदत हो गई थी उसकी उस ओवर एक्टिंग को देखने की, तो बाद में उतना कुछ मुझे ऑड नहीं लगा। बाकी जो किराएदार थे वो तो भाई सारे के सारे कैरेक्टर्स ही बड़े प्यारे थे। उसमें भी मिस्टर ताक का जो कैरेक्टर था जो सिलाई काम करते हैं, उनका बाद में एक्शन मुझे बहुत पसंद आया। कुल मिलाकर विंचेंजो एक ऐसी सीरीज है जिसे आप आराम से धीरे 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 करके देख सकते हैं। सीरीज भले ही कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर आधारित हो, पर एकदम से हमें कहीं पर प्रॉब्लमेटिक लगे या बिल्कुल हम सीरीज से हमारा मन ही उठ जाए या डिप्रेसिंग ऐसा कुछ लगे, उस जोन में सीरीज कहीं पर भी जाती ही नहीं है। ऑडियंस को हमेशा अपने साथ बनाकर रखने का प्रयास डायरेक्टर ने यहाँ पर किया है। हाँ, कुछ कुछ जगहों पर कुछ बातें थोड़ी सी खिंची हुई लगती है, कुछ जगहों पर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जल्दी आगे बढ़ना चाहिए था सीरीज़ को। तो हाँ, अगर जैसे यूजुअली 16 एपिसोड्स होते हैं किसी भी के ड्रामा के, इसके भी अगर 16 एपिसोड्स होते तो ज़्यादा बेटर रहता। कुछ जगहों पर थोड़ी सी खिंची हुई लगती है हमें, पर फिर भी एक सीरियल है, टीवी शो है, तो हाँ धीरे 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 अगर आप देखना चाहते हैं इसे तो देख सकते हैं। इस सीरीज़ की एक और बात मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, पसंद आई, वो ये कि इसमें हमारे सनातन वैदिक हिंदू संस्कृति की भी कई बातों का जगह जगह पर उल्लेख किया गया है। जैसे कि देखिए, हम 108 फेरे फिरते हैं, या फिर जो हमारी माला होती है जप करने की, उसमें भी 108 मणि होते हैं, तो 108 इस संख्या का बहुत महत्व है, उसका भी उल्लेख हमें इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा आखिरी एपिसोड में विश्रवा ऋषि का उल्लेख किया गया है। विंसेंजो कहता है कि मैं विश्रवा हूँ, जो यक्षों और राक्षसों पर नियंत्रण रखते हैं। हालांकि वैश्रावना ये उल्लेख वहाँ पर किया है, पर वो विश्रवा ऋषि, उन्हें ही वैश्रावना कहा जाता है, जो कुबेर और रावण के पिता थे। तो इस प्रकार से हमारे हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए भी कई बातों का इसमें उल्लेख किया है। यानी साउथ कोरिया, या अगर हम देखें एशियन जितने भी देश है, वे आज भी अपनी संस्कृति से, कल्चर से जुड़े हुए हैं। ये बात देखकर मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता हुई, खुशी हुई। बाकी रही बात सीरीज़ को सजेस्ट करने की, तो मैं बिल्कुल, अगर आपको वायलेंस आदि से कोई प्रॉब्लम नहीं है, या इस सीरीज़ की जो बेसिक जो इसका कंसेप्ट है उसको अगर आप इग्नोर कर सकते हैं और बस एंटरटेनमेंट के लिए अगर आप देखना चाहें तो बिल्कुल सीरीज़ को देख सकते हैं। पर इट्स ओके टू नॉट बी ओके, क्रैश लैंडिंग ऑन यू या स्टार्टअप, उनको मैंने जितना एंजॉय किया था उतना ज़्यादा तो मैं इसे एंजॉय नहीं कर पाया, पर हाँ सीरीज़ अच्छी थी, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं विंचेंजो को दूंगा 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पैरेंटल गाइडेंस की बात करें तो सीरीज़ में ढेर सारा वायलेंस है, कुछ बहुत ही ज़्यादा वायलेंस है। बाकी सेक्स और न्यूडिटी तो नहीं है, तो मैं बच्चों के साथ तो इसे सजेस्ट नहीं करूँगा देखने के लिए। और जो मैंने सेक्स और न्यूडिटी की बात की, तो देखिए इसे 18+ की रेटिंग मिली हुई है। ढेर सारा वायलेंस है इसमें, पर कहीं पर भी उन्होंने अपनी जो एक मर्यादा है उसे लांघा नहीं है। ज़बरदस्ती का स्किन शो या ज़बरदस्ती का अंग प्रदर्शन, ये कहीं पर भी मुझे देखने को नहीं मिला। और आज तक मैंने जितने भी के ड्रामास देखे हुए हैं, उन सब की मैं बात कर रहा हूँ। ज़बरदस्ती का स्किन शो, अंग प्रदर्शन, ज़बरदस्ती, मतलब जैसे हमारे भारत के फिल्म मेकर्स का कंटेंट अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर तो भाई जैसे सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड कैरेक्टर्स होते हैं, जहाँ जगह मिले वहाँ बस सेक्स, यही उनके हमारे देश के फिल्म मेकर्स के मन में भरा हुआ है। ज़बरदस्ती यही सब बातें वो डालते रहते हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। और विंचेंजो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो फिल्म के 2 लीड कैरेक्टर्स हैं, वो पूरे सीरीज में बस 2 जगह पर किस करते हैं। एक जगह पर तो मजबूरी में उन्हें करना पड़ा था, जिसके लिए भी वो काफ़ी उन्हें अनकंफर्टेबल वो फील कर रहे थे पब्लिक में किस करने को, उन्हें सही नहीं लग रहा था, पर करना पड़ता है। और बाकी सीरीज़ के एंडिंग में जब वो एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं, तब वहाँ पर वो किस दिखाया है। तो ये मर्यादा अभी भी कोरियन ड्रामाज में हमें देखने को मिलती है। जितने मैंने देखे हैं उनके अनुसार तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये था मेरा कुल मिलाकर विंचेंजो का मेरा एक्सपीरियंस। बाकी आपने अगर इस सीरीज़ को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लीज़ मुझे अपने कमेंट में अवश्य बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।